ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग एसी को डिस्कस कर रहे थे, है ना? तो हमने डिफाइन किया था कि डीसी और एसी में क्या अंतर होता है ना? और उसी के साथ साथ हमने कुछ इक्वेशंस भी डिफाइन करी थी, है ना? तो पहले हम बात कर लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशंस को। तो इसके लिए इक्वेशन था हमारे पास I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे ही ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, वो अपने पास आया था E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड दिस इज नॉट द केस कि ये हमेशा साइन में ही हो, ये कॉस में भी हो सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि इसमें ओमेगा टी आ जाए और बस बात खत्म, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें ओमेगा टी का कुछ टर्म ऐड या माइनस भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है भाई, क्योंकि ये जो करंट है वो समय के साथ बदल रहा है, तो हम अगर इसको एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह देखें तो क्या करेंगे? उससे पहले हम एक टर्म और समझते हैं यहाँ पे, पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी या फ्लक्चुएटिंग डीसी, फ्लक्चुएटिंग डीसी। बेसिकली ये डीसी ऐसा है कि जो समय के साथ बदल रहा हो। तो समय के साथ तो एसी भी बदल रहा है, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? डायरेक्शन ये भी चेंज कर सकता है आदमी। पल्सेटिंग डीसी को हम लिखते हैं द करंट, द डीसी which changes with time, which changes with time। और इवन ऐसा भी पॉसिबल है पल्सेटिंग डीसी के अंदर कि वो एक फ्रीक्वेंसी के तहत बदल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर कैसे आप दोनों में अंतर बताएंगे? है बेटा? नहीं, देखिए, जितने भी एसी करंट है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट्स हैं जितने भी, वो सब साइनोसॉइडल फंक्शन है। साइनोसॉइडल मतलब साइन कॉस वाले फंक्शन। जो डीसी है वो टाइम के साथ रिलेशन बना सकता है लेकिन साइन कॉस वाला नहीं। ठीक है। अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा एसी है कौन सा डीसी है। मैंने इक्वेशन लिखा I इक्वल्स टू आई नॉट टी की पावर 3/2। मैंने लिखा I इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। और थर्ड मैंने लिखा सपोज V इक्वल्स टू वी नॉट टी की पावर हाफ। और फोर्थ हमने लिखा V इक्वल्स टू टी फॉर टी लाइज बिटवीन 0 to t by 2 and it is t square for t lies between t by 2 से t। बताइए कौन सा एसी है कौन सा डीसी है? फर्स्ट वाला डीसी कौन सा है, कांस्टेंट डीसी या पल्सेटिंग डीसी? पल्सेटिंग डीसी। ये पल्सेटिंग डीसी है, ये ये एसी है, ये डीसी है, और ये भी डीसी है। ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे कौन सा एसी है कौन सा डीसी है। ये तो बात हो गई अलग। अब बात ये है कि क्योंकि एसी में जो करंट चल रहा है वो समय के साथ बदल रहा है, तो हम या तो उसको बिल्कुल अलग अलग पढ़ें कि भाई हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वैल्यू क्या है, या फिर हम एक काम कर लेते हैं, हम एक ऐसा टर्म डिफाइन कर लेते हैं जो कि उतनी ही एनर्जी इस्तेमाल करेगा जितनी ये ऑल्टरनेटिंग करंट करता। मिसाल के तौर पे हमने क्या किया, एक एसी का ग्राफ बनाया, ठीक है, यहां तक, और एक हमने डीसी का ग्राफ बनाया ऐसे। एसी का ग्राफ है, ये डीसी का ग्राफ, ठीक है। ये जो टाइम था वो टाइम यहाँ पे ये है। अब हम एक काम करते हैं, एक अप्लायंस लेते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। सपोज करें इसने 60 जूल एनर्जी इस्तेमाल करी है, इसने भी 60 जूल इस्तेमाल करी है। ये वाला करंट चेंज हो रहा था बार बार, ये वाला करंट फिक्स है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी एवरेज वैल्यू करंट की
जो इसके कॉरेस्पॉन्ड आ जाए, यानी कि जब इसने 60 जूल इस्तेमाल किया और इसने भी 60 जूल इस्तेमाल किया, तो ये जो वैल्यू थी करंट की जहां पे ये 60 जूल इस्तेमाल हो रहा है, वो इस एसी के कॉरेस्पॉन्ड कितनी थी? मतलब एसी को एसी ना मान के डीसी माना जाता, तो वो डीसी करंट क्या होता जो 60 जूल एनर्जी इस्तेमाल करता? उसको हम लोग कहते हैं इनकी एवरेज वैल्यूज। अब एवरेज वैल्यूज का भी मसला है। एवरेज वैल्यू जो साइनसॉइडल फंक्शन होते हैं, उनकी दो तरह से निकाली जा सकती है, इनफैक्ट तीन तरह से। एक एवरेज तो है पूरी साइकिल में, कि भाई जीरो से लेके टी तक कितनी एनर्जी या कितना करंट इसमें आ रहा है, दैट इज एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन कंप्लीट साइकिल। अच्छा, प्रॉब्लम ये है साइन कॉस वाले फंक्शन में कि उनकी ओवर द कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू जीरो हो जाती है। जब ये जीरो हो जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा एनर्जी कितनी इस्तेमाल हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसकी हाफ साइकिल की एनर्जी निकालते हैं। लेकिन हमें फिर भी चेक करना है कि भाई पूरी जो साइकिल है उसमें कितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इस करंट का स्क्वायर करेंगे, सो दैट ये जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर आ जाए, और फिर उसके बाद उसका हम एवरेज निकालेंगे। तो वो कहलाता है रूट मीन स्क्वायर एवरेज। ठीक है, तो पहले हम यहीं पे बात कर लेते हैं एवरेज वैल्यू। अच्छा, अब एवरेज वैल्यू भाई जो बेसिक आपने फॉर्मूला पढ़ा है मैथमेटिक्स में, जो 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, अर्थमेटिक मीन जिसको कहते हैं, है ना, समांतर माध्य। वो तो हम तब निकाल सकते हैं जब आपके पास अलग अलग नंबर्स हो। यहाँ पे तो नंबर नहीं है, यहाँ पे तो एक फंक्शन है आपके पास। तो फंक्शंस के लिए आपने एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं नोट करके लिख देता हूँ। देखिए, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ वेरिएबल फंक्शन, वेरिएबल फंक्शन इज गिवन बाय, मान लीजिए एक्स का कोई एवरेज लेना है, एक्स बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी, किसी पर्टिकुलर टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा एक्स डी टी अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी डी टी, वेयर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेयर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसी का इस्तेमाल करके आप देखिए, अगर मैं एवरेज करंट निकालूं, एवरेज करंट, तो इस केस में क्या लिख सकते हैं हम एवरेज करंट पे? देखो, इसको ना ऐसे लिखेंगे हम, आई एवरेज को आई बार भी लिखते हैं और ऐसे आई भी लिखते हैं। क्या होना चाहिए बताइए कमेंट प्लीज, क्या लिखें इसके? इंटीग्रेशन जीरो से टी आई डी टी अपॉन जीरो से टी डी, है ना? तो हमने जब टाइम टी लिया है तो हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, पूरी साइकिल या आधी साइकिल? पूरी साइकिल। तो ये क्या है भाई, कंप्लीट साइकिल। अगर हम इसी को हाफ साइकिल में लेते हैं, एवरेज ओवर दी हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल में क्या होगा, आई एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो से टी बाई टू आई डी टी अपॉन इंटीग्रल जीरो टू टी बाई टू डी। ठीक है भाई, तो इस तरह से एवरेज निकाला जाए। चलिए नोट कर दीजिए।
डन। देखिए अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितनी आती है ना। सो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, तो पहले बात करते हैं ओवर द कंप्लीट साइकिल। तो हमने कहा कि आई बार या आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी आई डी टी अपॉन इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी डी टी। तो ऊपर वाला जो टर्म है, क्योंकि हम आई को लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी डी टी, दैट इज इक्वल टू, अब आई नॉट कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा फ्रॉम जीरो टू टी डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा टी फ्रॉम जीरो टू टी। अब ये जो टर्म है ओमेगा, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। सो माइनस ऑफ आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये नीचे टी बनेगा। अब इसकी वैल्यू रखेंगे ना, तो कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो। आप जानते हैं ओमेगा की वैल्यू क्या होती है भाई, टू पाई अपॉन टी। तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा, टू पाई। तो इसमें ओमेगा टी को हम टू पाई लिख सकते हैं। सो आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी इंटू कॉस टू पाई माइनस वन। कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई। अब कॉस टू पाई भी वन होता है, तो माइनस ऑफ आई नॉट अपॉन ओमेगा टी इंटू वन माइनस वन एंड दिस विल बी जीरो। तो देखा आपने आई एवरेज जो आया है कंप्लीट साइकिल में वो जीरो आ गया। तो इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि एनर्जी कितनी इस्तेमाल हुई है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी हाफ साइकिल में। सो ओवर दी हाफ साइकिल, अच्छा जी। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं आई एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी बाई टू आई डी टी अपॉन इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी बाई टू डी टी, दैट इज इक्वल टू जीरो टू टी बाई टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी बाई टू डी टी। तो आई नॉट अगेन बाहर आ जाएगा। सो आई नॉट बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा फ्रॉम जीरो टू टी बाई टू अपॉन टी फ्रॉम जीरो टू टी बाई टू। अगेन ये बाहर आ जाएगा, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, और टी में जब आप वैल्यू रखोगे ना, सो इट बी टी बाई टू, है ना, टू पर चला जाएगा। और यहाँ पे बनेगा कॉस ओमेगा टी बाई टू माइनस कॉस जीरो। अच्छा, और माइनस टू आई नॉट अपॉन ओमेगा टी कॉस, ये ओमेगा टी की वैल्यू टू पाई थी, और अपॉन टू हुआ तो कॉस पाई रह जाएगा, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। सो माइनस टू आई नॉट अपॉन ओमेगा टी इंटू, ये हुआ माइनस वन, कितना हो गया भाई, माइनस टू, और ये हुआ फोर आई नॉट अपॉन ओमेगा टी कितना होता है, टू पाई। तो बेसिकली हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ आई आई है टू अपॉन पाई ऑफ आई नॉट, राइट। और ये टू अपॉन पाई जब आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है भाई, ये आता है 0.637 ऑफ आई नॉट। यानी कि जो पूरी आधी साइकिल में करंट इस्तेमाल हो रहा है वो लगभग 63.7% है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अच्छा, ये तो था एक सिंगल फंक्शन। अगर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस आ जाएं तो क्या करेंगे भाई, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन आ गया i इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू कॉस ओमेगा टी प्लस आई थ्री साइन ओमेगा टी, है ना।
ऐसा कुछ आ गया और आपको निकालनी है इसकी एवरेज वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल में आपको बस ये करना है, जो आई वन है वो तो आई वन ही रहे, प्लस कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या थी, 0, और साइन वाले की 0, तो बस आई वन क्या है। ठीक, चलिए इसको नोट कर दीजिए। इसके बाद आप लोग इसकी ना 1/4 साइकिल में निकालिए, 3/4 पर।
चलिए फिर तो उसमें आपने क्या करना होगा, बस 0 से t/4 तक इंटीग्रेट करना होगा। अब बात करते हैं हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की। देखिए, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रूट मीन स्क्वायर सिर्फ एसी की ही निकाल पाए, आप डीसी की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पल्सेटिंग डीसी की। तो इसका लॉजिक क्या है? सो I RMS is that current
that current, that DC current, I should say, that corresponding DC which consumes the same power, which consumes the same energy, I should say, energy as the AC does in a complete cycle. In a complete cycle. ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, इसको लिखते हैं हम लोग आई आर एम एस इक्वल्स टू, आप आई स्क्वायर करें, उसका एवरेज निकालें और उसका रूट ले लें, इसको कहते हैं। ठीक है, यानी इस बार हमने करंट का स्क्वायर किया ताकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, उसके बाद उसका एवरेज निकाला कंप्लीट साइकिल में और फिर उसका रूट ले लिया। ये होगा कैसे देखिए, पहले हम एक काम करते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर निकालते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, आई स्क्वायर का एवरेज, ये क्या होगा, 0 से t आई स्क्वायर डी टी अपॉन 0 टू t डी टी, दैट इज इक्वल टू 0 टू t। अच्छा, आई स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रल 0 टू t डी टी। अब ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो देखिए, आई नॉट स्क्वायर हमने बाहर लिख दिया और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा भाई, 1 - कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी डिवाइडेड बाय, इसका इंटीग्रल t हो जाएगा फ्रॉम 0 टू t, दैट इज इक्वल टू, इसमें से हमने 2 बाहर निकाल दिया, सो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 और ये t भी साथ में आ जाएगा। अब बचता है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t 1 - कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, राइट। तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू 1 का इंटीग्रल t हो जाएगा फ्रॉम 0 टू t, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ओवर द कंप्लीट साइकिल 0 होता है। तो फाइनली हमारे पास आता है आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू विल बी आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t मल्टीप्लाई बाय t, ये t से t कैंसिल हो गया, तो आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू बनता है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। एंड व्हाट इज आई आर एम एस नाउ, द स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर, है ना, और आई आर एम एस इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एंड विच इज आई नॉट अपॉन रूट 2। तो बेसिकली जो आर एम एस वैल्यू होती है करंट की, ये आई नॉट अपॉन रूट 2 होती है। रूट 2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.414, और ये सिंप्लीफाई करके आता है 0.707 आई नो, यानी कि पूरी साइकिल में जो करंट इस्तेमाल हो रहा है वो लगभग इसके मैक्सिमम करंट का 70.7% है। चलिए नोट कीजिए।
ये भी देखिए, अब ये तो आपने डायरेक्ट याद कर लिया है ना कि आई नॉट अपॉन रूट टू आएगी वैल्यू। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा यहाँ पे फंक्शंस आ गए करंट के ना, तो हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन लिखा आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू साइन ओमेगा टी प्लस आई थ्री कॉस टू ओमेगा टी, है ना, ऐसा कुछ लिखा। और मुझे निकालना है इसका एवरेज वैल्यू, मतलब आरएमएस वैल्यू, आई आर एम। तो आप क्या करेंगे? पहले आप स्क्वायर रूट लगाइए और जो अलग अलग टर्म्स है ना, उनकी वैल्यूज निकालेंगे। जैसे जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर तो साइन कॉस है नहीं, तो उसका तो क्या आ जाएगा? आई वन का स्क्वायर प्लस साइन वाले में क्या है? आई टू, इसको लिखेंगे आई टू स्क्वायर अपॉन टू प्लस अगले में आई थ्री स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, इस तरह से आप आई आर एम एस निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही अगर आप निकालें आई एवरेज इसकी कंप्लीट साइकिल में, इसमें क्या आ जाएगा? आई वन प्लस इसका जीरो प्लस जीरो, क्या आ जाएगा? सिर्फ आई वन। तो कर सकते हैं ना? मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उन्हें आप सॉल्व कीजिएगा। तीन की वैल्यूज निकालनी है और बच्चों डेसिमल में निकालिएगा, ठीक है?
बेटे कितना आ रहा है? हम्म, पहले का पहले का आंसर आ रहा है हमारे पास 4.52। दूसरे का 5.19। ठीक है। 3.24 आ रहा है। फोर्थ का आ रहा है 2.64। देखिए जिसका नहीं हुआ वो देख ले एक बार। जो क्वेश्चन 1 है उसके लिए आप देखें, जो IRMS आना चाहिए वो क्या आना चाहिए भाई? तो स्क्वायर रूट ऑफ पहला टर्म है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म है 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। तो 16 ये हो जाएगा और 9/2 यानी 4.5 कितना हो जाएगा? 20.5। इसका रूट निकाल लीजिए। दूसरा है 5 + 2 cos ओमेगा टी, इसका VRMS क्या आएगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वाले में क्या आएगा? IRMS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे ही चौथे का निकाल सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा RMS करंट के लिए आए, ये वोल्टेज के लिए भी आ सकता है, क्योंकि वोल्टेज भी ऑल्टरनेटिंग हो सकता है। Done? एक और क्वेश्चन करिएगा। इस बार दिया है हमें V इक्वल्स टू V0 T की पावर 3/2। फाइंड VRMS फ्रॉम T इक्वल्स 0 टू T इक्वल्स 1 सेकेंड। पहले तो ये बताइए AC है या DC है? ये DC है, पल्सेटिंग DC है। ठीक है। चलिए इसके लिए निकालिए वैल्यू VRMS की 0 से 1 के बीच में। हाँ ठीक है।
ओके। देखिए क्या करेंगे वीआरएमएस के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर, है ना, का एवरेज। तो पहले वी स्क्वायर का एवरेज निकाल लेते हैं। दिस इज द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 वी स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रल 0 to 1 dt, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, वी नॉट स्क्वायर और t की पावर 3 dt अपॉन इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dt। वी नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा और t की पावर 3 का इंटीग्रेशन t की पावर 4 अपॉन 4 फ्रॉम 0 to 1 अपॉन t फ्रॉम 0 to 1। तो ये वैल्यू हो जाती है वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4। ये तो 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर का एवरेज आ गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4। नाउ व्हाट इज वी आर एम एस, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर का एवरेज। सो अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4, और ये कितना हो जाएगा भाई, वी नॉट अपॉन 2, है ना, इस तरह से निकाल सकते हैं। Done? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब भाई काम करते हैं बच्चों। हमें कुछ इक्वेशंस दी होंगी, उससे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि I इक्वल्स टू 2 साइन 314t माइनस पाई बाय 4, ऐसा कुछ दे दिया हमें ना। तो पहले तो आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको देखिए। हमारे पास इक्वेशन होती है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो आप इसे कंपेयर करें। सो ऑन कंपेयरिंग, आई नॉट क्या आएगा भाई, 2, और ओमेगा कितना है 314, और फाइव कितना है माइनस पाई बाय 4। अच्छा, अगर आपको निकालना हो आई आर एम एस तो क्या आएगा, इट इज आई नॉट अपॉन रूट 2, सो 2 अपॉन रूट 2, और इसको सॉल्व करके क्या आएगा, रूट 2। इसके अलावा हमें दिया है ओमेगा। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी 314, और यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3.14 अपॉन 314, ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ये कैंसिल हुआ, तो 1 अपॉन 50 सेकेंड। अगर आपको निकालनी हो फ्रीक्वेंसी
वन अपॉन टाइम, ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है। तो इस इक्वेशन को देके आपसे कुछ वैल्यूज पूछ ली जाती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, उनको आप लोग सॉल्व कीजिए। ये कीजिए अभी। हाँ बच्चों, कितने कितने वैल्यूज आ रही है? वी नॉट आ रहा है 220√2, और वी आर एम एस 220। यहाँ पे हमें चाहिए वी एवरेज ओवर दी हाफ साइकिल, 400√2 अपॉन पाई, है ना।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50। सबका आंसर आ गया भैया? आपको जस्ट कंपेयर ही करना है ना। चलिए अब आगे चलते हैं जी, फेज एंड फेजर्स पे। देखिए भाई, ये फेज और फेजर्स हैं क्या? बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of V and I are called or is called phasors, है ना? So these are rotating vectors. These are rotating vectors. देखो भाई, हमने लिखा इक्वेशन कि V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देखेंगे कि जो V और I होता है ना, उसके फॉर्मूले में V इक्वल्स टू आई आर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? V बड़ा हुआ कि I बड़ा हुआ? V बड़ा हुआ ना। तो इसका मतलब ये है कि V की जो वैल्यू होगी, यानी V का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो I से ज्यादा होगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो आप दो लाइंस बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। लिखना इन पे कुछ नहीं है। अब आप यहाँ पे एक वेक्टर बनाइए जो ओमेगा टी एंगल पर हो। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है ये, और इसको मैंने नाम दिया है V नॉट। और ये कहाँ तक गया भाई? ओमेगा टी एंगल। आप देखेंगे कि जो V नॉट के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, उसमें कंपोनेंट आएगा एक्स के अलावा, ये वाला V नॉट कॉस ओमेगा टी, और एक इस तरफ आएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ये जो I है ना, ये भी ओमेगा टी एंगल पर ही है। यानी आप इसी के अंदर एक और लाइन बनाइए जो I को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो ये हो गया आपका I नॉट। I नॉट के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा I नॉट कॉस ओमेगा टी, और एक इस तरफ आ जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। लेकिन हम कंसर्न है सिर्फ साइन वाले टर्म से, कॉस वाले से नहीं। हमें कॉस वाला टर्म नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइन वाला चाहिए। तो हम सिर्फ साइन वाले को ही लिखेंगे। अच्छा, मान लीजिए मैंने लिखा v इक्वल्स v नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने इसी को इक्वेशन लिखी। इसमें आप देखें कि जो I का टर्म था उसके अंदर कुछ ऐड हो रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो I है वो V को लीड कर रहा है। I लीड्स V बाय अ फेज एंगल ऑफ फाइव। अच्छा, ये भी तो कहा जा सकता है कि V इससे पीछे है, V lags behind, V lags behind I by a phase angle of फाइव। ठीक है। अच्छा, अब इसको बनाएंगे कैसे तो देखिए। सबसे पहले आप ये देखें, जो ओमेगा टी वाला टर्म है वो किस में है? वो V में है या I में है? सिर्फ ओमेगा टी V में है। तो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिए V की। ये हो गया हमारा V नॉट, और ये एंगल हमने बनाया ओमेगा टी। तो इस V नॉट का ये कंपोनेंट क्या बनेगा भाई?
वी नॉट साइन ओमेगा टी। और जो आई है ना वो इससे फाई एंगल आगे है। ठीक है। अब हमें तो नहीं पता फाई कितना है, 90 है, 45 है, 100 है, जो भी है। बस वो कुछ एंगल है फाई, इससे आगे होना चाहिए। तो आप इससे फर्दर आगे एंगल बनाइए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना लिया है आई नॉट, ये एंगल कितना हो गया भाई, फाइव। तो इस आई नॉट का ये कंपोनेंट जो आएगा, दिस विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। ऐसे ही सपोज करें, एक और केस बनाते हैं। इस बार मैं लिखूं v इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी और i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है। अभी भी आपके पास ओमेगा टी वाला टर्म किस में है, v में। तो हम फिर से v बना लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने वी नॉट बनाया और इसका एंगल था अपने पास ओमेगा टी, और इसका ये कंपोनेंट हमने बनाया वी नॉट साइन ओमेगा। क्या हो गया भाई, अच्छा फाई एंगल पीछे है ये, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे बढ़ाऊं, यहां से ना फाई एंगल बनाइए आप ऐसे, मतलब फाई ये होना चाहिए पूरा। तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट। आई नॉट का आपने कंपोनेंट बनाया है यहाँ पे, सो विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है। तो ये जो डायग्राम्स हम बना रहे हैं इनको बोलते हैं फेजर्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, वी लीड कर रहा है और आई लैग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं आई लैग्स बिहाइंड वी बाय फाइव, और वी लीड्स आई बाय फाइव। चलिए नोट कीजिए। बातें मत करो
हाँ, मौलाना गौरव साहब ना ना कदम दिली माली डिजिटल फॉर्म में मिशन मत लो मैं तेरी चले गया मतलब देर पुराना हो गया आज डिग्री पुराना तेरे जो भाव देर से जो देर से सब कुछ डिग्री भाव में मौलाना गौरव के मौलाना भर्ती मौलाना गौरव के यहाँ कल बिरयानी में तो गौरव रवि राज ना भाई रवि राज ना रवि राज ना रवि राज ना नहीं लिखे मेरे अंदर ना आओ 15 दिन का तो आज देखने में टाइम खत्म करने के बाद तेरे तुम ना आज देखने में टाइम खत्म करना है एक बंदे बंदे दिलवा इसका खत्म ये तो आ रहा है जो खत्म हो गया वो खत्म का इसका Fucking hell. I don't think we don't think we hold up at the तब तो गुलाब जामुन काले बता फंक्शन मुझे तो बात हो गई अभी मैं जाएगा बात कर रहा था तेरे तीन दिन हो गए तो ये कोचिंग की मेरे को इतनी टीचर से लगे कोरोना वायरस एक करना है एक गाना है तो गौरव बोला क्या होगा बस आराम चलिए बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनका आप ग्राफ बनाइए ऐसे।
चलिए बच्चों ही कीजिएगा। और ये भी बताना है कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। ऑप्शन नहीं है। क्या बताएंगे मतलब? हाँ बताएंगे ऐसे कि मैं बना दूंगा आप लोग चेक कर लेंगे। आपने बना ली सारा? करो करो आंसर सीट है इतना भी मैंने मुझे इसे बना है तो इब्राहिम तो ये है बड़ा ये नहीं मुझे इंग्लिश में तो कहीं वीडियो वीडियो चल रही कौन एक दिन को देगा दिन पूरी इंडिया देखेगा लास्ट बैठा था ये फोन याद है मैं इनके यहाँ पर क्या बात मार्टिन होने की आंसर है हिंदी में तो लेके आएंगे देखिए देखिए पहले का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। पहले में ये देखो आप कि ओमेगा टी किस में है अभी वी में। अरे बस करो भाई बातें मत करो। तो मैंने पहले ग्राफ बनाया किसका वी नॉट का और ये कितना एंगल पर है ओमेगा टी पर ठीक है। जो आई का ग्राफ है वो इससे 90 डिग्री एंगल आगे है ना। तो यहां से आप 90 का एंगल बनाइए और इस पे लिखिए आई नॉट। ये वाला टर्म क्या होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी और यहाँ पे क्या आएगा टर्म
आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टी। तो बताओ कौन लीड कर रहा है यहाँ पे? आई। आई लीड कर रहा है और वी लैग कर रहा है। चलिए दूसरा ग्राफ देखिए। इस बार जो ग्राफ है वो किसका है भाई? ओमेगा टी पर आई का। यहाँ पे आई नॉट आ गया और ये एंगल हुआ इसका ओमेगा टी। जो वी का ग्राफ है उसमें पाई बाय टू एंगल आगे है, तो इसका ये कंपोनेंट ये 90 का एंगल हो गया। वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, और इसका जो टर्म आएगा वो आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसके बाद आ जाइए थर्ड पे। अब थर्ड वाला जो ग्राफ है उसमें ओमेगा टी पर कोई भी नहीं है, ना साइन है ना कॉस है ना, ना तो आई है ना तो वी है। तो हम एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ओमेगा टी का एंगल बना रही होगी। एक ये लाइन हम बनाएंगे। ठीक है, अब इस ओमेगा टी एंगल से देखिए कि जो वी है वो कहाँ है, इस ओमेगा टी से पीछे है 90 के एंगल पर, तो यहां से आएगी ऐसे वी नॉट। तो इसका ये कंपोनेंट बनेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अच्छा, दूसरा केस कौन सा है? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, तो यहां से 90 का एंगल आगे आ जाएगा आई नॉट, और ये हुआ 90 का एंगल का। तो यहाँ वाला टर्म क्या बना? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय। ठीक है। अच्छा, जो ये तीसरा है चौथा है, इसमें ना एक टर्म कॉस का आ गया है। हम जो इक्वेशंस बना रहे हैं वो साइन की है, तो ये कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप इसको लिख सकते हो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टी। ठीक है, तो ये कौन सा केस बन गया? देखो सेकंड वाला केस बन जाएगा ना? तो इसका ग्राफ सेकंड की तरह ही है। बात ही मत करो भाई। डन।
अच्छा अब बताइए जरा कौन किसको लीड कर रहा है भाई इसमें, पहले वाले में बताइए। आई लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। सेकेंड वाले में वी लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। थर्ड में यहाँ पे कैसे लिखेंगे थर्ड वाले में? देखो एक तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, एक ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। तो जो माइनस वाला है वो पीछे है, प्लस वाला आगे है। तो आई लीड कर रहा है वी से बाय एन एंगल ऑफ पाई, 180 के एंगल पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ या तो कह सकते हैं कि वी लैग कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ पाई। ऐसे ही फोर्थ केस में बताइए, इसमें जो वी है वो लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है। अच्छा एक और टर्म इसमें समझिएगा बच्चों, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म, वेव फॉर्म कैसे बनाते हैं? देखिए वेव फॉर्म के लिए हमें पहले समझना है साइन कॉस के ग्राफ। ठीक है। अब साइन कॉस के ग्राफ कैसे लिखे जाते हैं वो देखिए। मैंने इक्वेशन लिखा y इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है। तो ये कोई ग्राफ है अपने पास जो साइन का है ऐसे, और मैंने सपोज किया ये a साइन एक्स लिख दिया। ठीक है। तो ये ग्राफ जहां तक जाएगा मैक्सिमम हाइट में, वो इसका एम्पलीट्यूड है, उसको हम a कहते हैं। और नीचे जहां तक जा रहा है वो माइनस ए। ये साइन का ग्राफ। ठीक है। ऐसे ही अगर हम ग्राफ में कुछ चेंजेस कर दें, लाइक y इक्वल्स टू a साइन x प्लस पाई बाई टू। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो ग्राफ था ना उसको पीछे शिफ्ट करना है। क्या हो जाएगा इसमें? साइन एक्स का ग्राफ माइनस पाई बाई टू पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। देखिए बच्चों ये शिफ्ट कैसे होगा, तो इस ग्राफ को ना सोचिएगा, इस ग्राफ को एज इट इज, ये पाई बाई टू ना यहाँ पे होता है कहीं। ठीक है। इसको पीछे शिफ्ट कर दो आप, इसको पकड़ के पीछे खींचना है तो ये ग्राफ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। अब इसमें आप ये वाला पार्ट मिटा दो। ठीक है। तो ये ग्राफ पीछे शिफ्ट हो गया। तो ये जो ग्राफ आया है ये किसका है भाई? ए साइन एक्स प्लस पाई। अच्छा अगर यही ग्राफ ऐसे होता y इक्वल्स टू ए साइन एक्स माइनस पाई बाई टू, तो क्या होगा? आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ग्राफ, ग्राफ विल बी shifted shifted towards right, towards right। अब इसको सीधे हाथ की तरफ आपने मूव करा देना। सोचिए ये जो ग्राफ था हमारा वो वाला, उसको आगे ले जाएं आप, तो वो यहां से शुरू हो जाएगा, है ना। इसको आप पीछे और बढ़ा लीजिए थोड़ा सा ऐसे। ठीक है। तो भाई इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं और इनकी वेव फॉर्म्स बना सकते हैं। इनको वेव फॉर्म्स कहते हैं। तो आपको क्या करना है, इनके वेव फॉर्म्स बनाइए। ड्रॉ वेव फॉर्म्स v इक्वल्स v नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू एंड i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये बनेंगे सब एक में ही। ठीक है। यानी एक ही ग्राफ में v भी बनाना है और i भी बनाना है, और v का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, ये ऊंचा होगा थोड़ा सा। ऐसे ही बनाइएगा, i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड v इक्वल्स v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। चलिए इनको कीजिएगा जी।
अरे क्वेश्चन कर लो भाई।